नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में एक बार फिर से आज किसानों की बात होगी और आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से किसानों के इस मसले पर पेचीदगियां और उभर कर सामने आती चली जा रही हैं, क्योंकि जो बैठकों का दौर 3 चरणों तक चला वो नाकाम रहा। अब गुरुवार के दिन दोबारा से बैठकों का दौर शुरू होगा, यानी कि चौथा चरण फिर से शुरू होगा। आज बेबाक में हम आपको इन तमाम बैठकों के पल पल के अपडेट से रूबरू कराएंगे। इसके साथ साथ हिंदुस्तान में किसानों की नियति से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि देश में सत्ता किसी की भी रही हो, प्रधानमंत्री कोई भी रहे हों, सब ने किसानों की बात की। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में भी किसान को अपने एमएसपी के लिए जंग लड़ना पड़ता है। देखिए बेबाक में आज क्या क्या है। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि क्या सरकार और किसानों की बैठक से निकलेगा हल। वहीं बताएंगे कि किसानों पर सियासत किस कदर जारी है। साथ ही बताएंगे हरियाणा में किसानों के मुद्दे पर किस कदर जारी है सियासी वार पलटवार। साथ ही अपने इस कार्यक्रम बेबाक में हम आपको दिखाएंगे कि दशकों से क्यों बेहाल है देश का किसान। और आखिर में बताएंगे कि किसानों को क्यों एमएसपी खत्म होने का डर सता रहा है। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। किसानों के इस मसले पर पेचीदगियां और उभर कर सामने आती चली जा रही हैं, क्योंकि जो बैठकों का दौर 3 चरणों तक चला वो नाकाम रहा। अब गुरुवार के दिन दोबारा से बैठकों का दौर शुरू होगा, यानी कि चौथा चरण फिर से शुरू होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर देश का किसान सड़कों पर है और उसे उम्मीद है कि सरकार के साथ बैठक और बातचीत से हल निकलेगा। ऐसे में बैठकों का दौर 2 दिन पहले ही शुरू हो गया और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली। लेकिन तीसरे दौर की इस बैठक में कुछ खास नहीं रहा। मसलन ये कहना गलत नहीं होगा कि बैठक बेनतीजा रही। जबकि बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि तीसरे दौर की बैठक में बातचीत काफी ठीक रही और अब 3 दिसंबर को चौथे दौर की बातचीत होगी। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया है? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। वही किसान नेताओं ने कहा कि धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मसला हल नहीं हो जाता। हमने कहा कि किसी भी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे। धरना नहीं उठेगा, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट हैं, इसको आपको वापस लेना होगा। तो मंत्री जी ने कहा कि भाई अध्यादेश जारी होता है और तत्काल कैंसिल नहीं हो पाता है, उस पर हमको बैठना पड़ेगा, तो वो कमेटी बनाएंगे। तो यही कमेटी रहेगी हमारी, अधिकारियों की कमेटी होगी और बैठ के अध्यादेश में जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए ये देखा जाए। क्या बोले सर? कृषि मंत्री क्या बोले? यही तो बोले कि कमेटी बना के विसंगतियां दूर करेंगे। तो लगता है कुछ उम्मीद जगी है सर? हाँ, डायलॉग है, चर्चा है, कमेटी ये सब तय करेगी। शांतमई अंदोलन जारी रहना है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किसान खाली नहीं मुड़नगे। ये सरकार फैसला कर ले, मसला हल करना है ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। तो सरकार की 3 घंटे तक मीटिंग हुई है, 3 घंटे में कोई फैसला नहीं लिया गया। ਇੱਕੋ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
कि छोटी कमेटी बनाओ चर्चा करांगे। मसला नहीं हल करना चाहती सरकार, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। घूस लेने में प्रॉब्लम है तो कैसे लिया जाए, हम तो ऑर्डिनेंस करके बंद रखो, इम्प्लीमेंटेशन बंद रखो। तो बोला उस कानून में आपका क्या क्या आपत्ति है, आप हमको कल लिख के दे दो, हम फिर परसों पूरा कमेटी में हम चर्चा करेंगे क्या बदल सकता, क्या चेंज कर सकता। इतना ही हुआ, और कुछ नहीं। किसानों की बातें भी सुनी गई। बात तो हम सब रखा है, किसान के साथ जितना समस्या हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, ये सारे बात हम सारे संगठन ने रखा। अगली मीटिंग कब होगी सर? परसों एक मीटिंग होगा, सारे लोग का मीटिंग परसों होगा। वहीं बैठक के दौरान किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की, तो सरकार ने जवाब में कहा कि नए कानूनों में जिन जिन बिंदुओं पर ऐतराज है उसकी लिस्ट बनाएं, जिन पर 3 दिसंबर को चर्चा होगी। साथ ही सरकार ने कमेटी बनाने को कहा, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि यही कमेटी है जिसमें सभी किसान शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिंदुस्तान में किसान के मसले पर सियासत चरम पर है। लगातार राजनीतिक दलों के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष इस बात की दुहाई दे रहा है कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं किसानों के सबसे भले वाले कानून हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ये कहता है कि इन कानूनों को काला कानून ना कहें तो और क्या कहें। देखिए रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से आए हजारों किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार लगातार मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी है और नए कृषि कानून सुधारों की अहमियत किसानों तक पहुंचा रही है। इस कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को आश्वासन दे चुके हैं कि इन कानूनों से किसानों को न्याय मिलेगा और जिन भी किसान परिवारों के सवाल हैं उनका जवाब सरकार दे रही है और हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है। भाइयों और बहनों, वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे। विश्वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, न कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस जलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। आपको बता दें कि किसानों को डर है कि कहीं नए कृषि कानूनों के तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म न कर दे, क्योंकि एमएसपी जारी रखने का दावा सरकार महज जुबानी ही कर रही है, जबकि किसानों की मांग है कि यही बात नए कानून में भी लिखी जाए। समस्या सबकी एक ही है, किसानों की। ये भी लैन पे ही है, टिकैत साहब भी और भी जो संगठन आ रहे हैं किसानों के, सब एक ही लड़ाई है। उनकी गाल को बातचीत हुई होगी चौधरी साहब की भी, जैसा भी होगा वे बताऊंगे, हम बताओगे वे। और सरकार के पास किसानों के लिए टाइम नहीं तो सारे को नहीं अंडा लग रही है। इसको हमें के भी किसानों को आंदोलन कमजोर करने की रणनीति है गवर्नमेंट की, क्योंकि जब ये सारी पूरी हिंदुस्तान का एक ही मसला है, काला कानून कले उन 32 यूनियनों का नहीं,
पूरे देश का है। इसलिए हम चाहते हैं जो हमारी 7 मेंबरी कमेटी थी, राष्ट्रीय कमेटी थी, उसको बुलाना चाहिए था, सबको बुलाना चाहिए था, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में वही मसला हुआ, पंजाब में वही मसला हुआ, हरियाणा में वही मसला हुआ, महाराष्ट्र में वही मसला, हमारा MSP का मसला है, वो जो काले कानून है वो सारे देश का मसला है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक नए कृषि कानून सुधारों के खिलाफ किसानों को उकसाने का काम विपक्ष कर रहा है, जबकि किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हावी हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार से कांग्रेस की मांग है कि नए कृषि कानूनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। हमारी मांगे हैं, नंबर 1, सभी किसान संगठनों को वार्तालाप के लिए बुलाया जाए ताकि किसानों की सारी समस्याएं, दुख और तकलीफ सरकार के सामने रखकर एक ही बार में उनका निर्णय हो सके। नंबर 2, अगर आप किसानों से बात कर रहे हैं तो तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को आज ही प्रधानमंत्री सस्पेंड करने का निर्णय करें और इसकी घोषणा करें। नंबर 3, हजारों किसानों पर, 12,000 से अधिक किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें बगैर शर्त वापस लेने की घोषणा करें। नंबर 4, पराली जलाने के आरोप में जो गरीब किसान पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जुर्माने लगाए गए हैं, जेलों में उन्हें बंद किया गया है, वो सब के सब वापस लें और पराली का जो फाइन लगाने का ऑर्डिनेंस है उसे फौरी तौर से खत्म किया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टी और कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर हॉरर हंगामा कर रही है। कुछ लोग जो है भय और भ्रम का भूत खड़ा करने के बहुत पुराने हिस्ट्री शीटर लोग हैं, और वो ऐसा भय और भ्रम का भूत खड़ा करके हमारे कुछ कृषक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है वो उनके अंदर भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तुम ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इस तरह के जो है वो हारर जो हंगामा है कुछ विपक्षी पार्टियों का और कांग्रेस पार्टी का, उस हारर हंगामे को बंद कराना चाहिए, करना चाहिए। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि किसानों के खिलाफ नए 3 काले कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। किसानों की जो परेशानी है, जो दर्द, जो कष्ट है, सरकारों को समझना चाहिए। किसानों के इस 3 काले जो कानून किसानों के खिलाफ है उनको वापस लिया जाना चाहिए। एकमात्र ये मांग कांग्रेस पार्टी की निरंतर रही है और कांग्रेस पार्टी है एकमात्र पार्टी है जो निरंतर कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जो कष्टकारी काम करती है उसे कड़वी दवा बताती है और कहती है इससे फायदा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं। इस सरकार ने जो भी कानून पास किया, जैसे नोटबंदी हुई, लोग मर रहे थे, लोग परेशान थे, सरकार कह रही थी नहीं इनको पता नहीं चल रहा, ये इनके फायदे के लिए। जब GST लाए, व्यापारी लेट गया, सड़क पे आ गया, उन्होंने बोला मर गए, तो सरकार ने कहा नहीं ये व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा, ये इनके फायदे के लिए। तो ये सरकार जो भी कष्टकारी काम करती है ये कहती है कड़वी दवाई है, क्योंकि उसकी कड़वाहट सबको समझ में आती है, मगर उस किसी भी दवाई का जो सरकार ने पिछले 6 सालों में दी है उसका फायदा नहीं हुआ है। मगर पहली नजर में सरकार ये कह के बच जाती है कड़वी दवाई है, इससे फायदा होगा। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अपनी मांगों को लेकर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे को सुलझाने के तमाम प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदुस्तान में हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे प्रदेश है जहां पर किसान सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं, सबसे ज्यादा किसानों की तादाद है। आज आपको हम बताएंगे कि हरियाणा में किस तरीके से राजनीति गरमाई है, हरियाणा में मंत्री और विपक्ष के नेता किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और कैसे सत्ता पक्ष को बाहर से समर्थन देने वाले, सत्ता पक्ष को निर्दलीय विधायकों का जो समर्थन मिल रहा है उनमें से कुछ विधायक, खासतौर पर एक विधायक ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। देखिए। किसान लाचार नजर आ रहा है, खेतों में हल चलाता है, पसीने बहाता है, खुद बोता है और खून पसीने से सींचने के बाद काटता है। देश का पेट भरता है, लेकिन आज वो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हैं।
सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन पर सियासत भी खूब हो रही है। कोई इस आंदोलन की शाहीन बाग से तुलना कर रहा है। आंदोलन में विदेशी ताकतों का हाथ बता रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह आंदोलन शाहीन बाग की तरह है। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विदेशी ताकतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं, लिहाजा वो किसान को मोहरा बना रहे हैं। एकदम कैसा डाउट क्रिएट क्यों कर दिया? ऐसी शंका क्यों होगी कि इस बात के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, जबकि ये 1965 से लेके आज तक कोई डाउट नहीं आया किसी को भी। 1965 से लेके आज तक किसी को नहीं लगा कि एमएसपी समाप्त हो सका। अचानक कैसे एमएसपी समाप्त होगी? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शाहीन बाग में सारा कराया कि सीए जो है ना वो मुसलमानों का राइट खत्म कर देगा, उनकी नागरिकता समाप्त कर देगा। किसान की बात नहीं है। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। कुछ भी कहिए साहब, सब सुन रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। फोगाट खाप के ये सच्चे बरादरी भाई इकट्ठे हुए थे। मैं उनसे आके अपील करी है कि हरियाणा के तमाम खापें किसानों के साथ हैं। इस जुल्म को हम देख नहीं सकते, इसलिए इस अवसर पर मैंने भी कल हमारे सांगवान खाप की मीटिंग करी थी। तमाम भाइयों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और कल अपने चेयरमैन से त्यागपत्र दिया था और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के जुल्म के जो किसानों पर जुल्म हो रहे हैं, भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। बहरहाल दिसंबर में ठंड है, सियासत में गर्मी है। सियासतदान सोचने को मजबूर हैं, लेकिन किसान भी अडिग हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान कब तक रहेंगे किसी को नहीं पता। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। सरकार कह रही है कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसान कह रहे हैं इसे वापस ले लो। ब्यूरो रिपोर्ट। विभाग की अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश के तमाम प्रधानमंत्री किसानों के हित की बात करते रहे। लाल किले के प्राचीर से लगातार कहा जाता रहा कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इन वादों की, इन दावों की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपके सामने रखेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसान परेशान है, बेहाल है। सर्द रातों में सड़कों पर सोने को तैयार है। खेतों से चलकर दिल्ली पहुंचे ये किसान सियासतदानों तक अपनी बात पहुंचाने के हकदार हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है जनाब, जहां दूसरों का पेट भरने के लिए खेतों में दिन रात लगे रहने वाले किसान के लिए खेती करना अभिशाप है। अब ऐसे में एक ही सवाल है, देश में किसानों की दुर्गति का कौन जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए देश की सरकारों ने कुछ नहीं किया। बात करें देश के दूसरे प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, तो सभी ने किसानों को विकसित करने के लिए हर रणनीति पर काम किया, लेकिन फिर भी देश के किसानों की हालत जस की तस बनी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री वही शख्स थे जिन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय
किसान, जय किसान, जय हिंद। वहीं देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी किसानों का मसीहा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने किसानों के हित की खातिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर उत्तर प्रदेश में राजनीति की लंबी पारी खेली थी। देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी सच्चा किसान हितैषी कहा जाता है, क्योंकि भारत में किसान के ब्याज का बोझ कम करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही जाता है। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का ऐलान किया था, जिसके लिए कई योजनाएं लाई गई और 3 नए कृषि सुधार कानून भी लाए गए, जिनका विरोध आज देश का हर किसान कर रहा है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बेशक भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की मौजूदा हालत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि दशकों से देश की सत्ताधीश किसानों का मसीहा बनने का दम भरते रहे हैं और वहां खेतों में किसान मरते रहे हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। दरअसल हिंदुस्तान के किसानों को एमएसपी के खत्म होने का डर सता रहा है, लेकिन ये एमएसपी है क्या, इसे समझना भी जरूरी है। आखिर हिंदुस्तान में इस एमएसपी की शुरुआत कब हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आज मौजूदा तारीख में कितनी ऐसी फसलें हैं जिस पर एमएसपी दी जाती है, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। याद कीजिए 1965 का वो दौर जब देश में किसानों के हालात को जवानों के हालात से जोड़ा गया था और दोनों के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, और तब से लेकर अब तक किसानों के हालात को सुधारने की कोशिश की गई। इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो देश में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। देश में 1966-67 में पहली बार गेहूं की फसल पर एमएसपी तय की गई थी। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार की ओर से कुछ चुनिंदा फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है, जिससे उत्पादक यानी किसानों को इस बात की गारंटी दी जा सके कि देश में कितनी भी फसल का उत्पादन हो जाए, किसानों को उनकी फसल का एक फिक्स प्राइस जरूर मिलेगा। इस तरह एमएसपी किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल बुआई के लिए प्रेरित करता है। 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है। इन 24 फसलों में 6 रबी फसलें, 14 खरीफ की फसलों समेत बाकी फसलें हैं। किसानों को अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की चिंता है, और ये चिंता उन्हें दिल्ली ले आई है। अब चिंता कैसे दूर होगी और किसान कैसे अपने खेतों में लौटेगा, इसका इंतजार सारा देश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कुछ अहम खबरों के साथ, कुछ अहम मुद्दों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।